हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का एपिसोड 61। तो अब तक हमने देखा था कि चिन्मू और उसके साथी लीजू बेस के ऊपर गए होते हैं, जहां पर एनिमीज के अटैक का खतरा होता है। एनिमीज लीजू आर्मी कैंप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उनका साथ एक डीमन गॉड भी दे रहा होता है। हाउसन सेक्ट वाले और एक डीमन गॉड को समन कर रहे होते हैं ताकि वो पूरे लीजो आर्मी कैंप को कब्जा कर सके। अब आगे चिन्मू आकर हाउसन सेक्ट वालों का समनिंग रिचुअल अपने साथियों को बताता है और बताता है अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो ये लीजो सेक्ट वाले और एक डीमन गॉड को समन कर सिस्टर चोयन के ऊपर पीछे से भी अटैक करेंगे। तब लीजो आर्मी कैंप का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। हमें इससे पहले ही उन सबको मारना होगा, तो मेरा साथ कौन देगा। जिसके बातें सुनकर तो उसके साथ ही शॉक में आ जाते हैं। वो सेंट आकर कहती है कि क्या तुम उन 13 डिवाइन एबिलिटी यूजर्स को खत्म करने की सोच रहे हो। वो घमंडी सीनियर कहता है कि कुछ साल पहले इंपीरियल परसेप्टर भी अपने एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट्स टीम को लेकर हॉक्शान सेक्ट के ऊपर अटैक किया था। बहुत ही खूनी फाइट के बाद हॉक्शान सेक्ट वाले हार माने थे। तब इस पर मॉन्क कहता है कि उनकी अलग बात थी, बट हमारी अलग बात है। हम सब तो इनसे एक रल नीचे हैं और वो हम सब से ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर चिन्मू कहता है कि इंपीरियल परसेप्टर ने सोर्सेस यूज कर उन हॉक्शन सेक्ट वालों को मारा था, बट हम क्लोज कॉम्बैट करेंगे। अगर हम उनका आमने सामने से मुकाबला करेंगे तो उनके पास अपनी स्पेल्स को यूज करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। यही हमारा सबसे अच्छा चांस है। वो ये कहकर इंतजार कर रहा होता है कि उसका साथ कौन कौन देगा। तभी कुछ लम्हों के बाद वो घमंडी सीनियर कहता है कि अगर तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कहकर वो राजी हो जाता है। वो सेंट भी आकर कहती है कि जहाँ पर हमारे मास्टर जाएंगे वहाँ पर मैं भी जाऊंगी। वो उल्फ आदमी एंड उसकी साथी भी कहती है कि हमारे रल्म से भी एक ज्यादा रल्म वालों को मारने में हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हम ऐसे अच्छे चांस को कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी चलेंगे। मॉन्क अपने कुछ प्रवचन सुनाना शुरू करता है, जिस पर वो उल्फ गर्ल उसे चमाट मारकर कहती है कि अपने प्रवचन को बाद में सुनाना। ये कहते हुए वो सारे लोग न हॉक्शन सेक्ट वालों को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो हॉक्शन सेक्ट वाले अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां पर वो 13 लोग कुछ मंत्र उच्चारण के साथ अपने आर्टिफैक्ट्स को यूज करते हुए उस डिवाइन गॉड को समन करने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के आने की आवाज आती है। एक हॉक्शन सेक्ट वाला बंदा देखकर कहता है कि वहाँ पर कौन है, जल्द से जल्द सामने आओ। तभी वहाँ पर से हमारी फॉक्स डीमन बाहर आती है, जिसके पीछे वो चिलिंग ड्रैगन लगा होता है। ये दोनों ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे एक शिकार को शिकारी पकड़ रहा है। वो दोनों उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो सेंट आती है। वो भी कुछ अपना नाटक करते हुए कहती है कि भाइयों मुझे बचाओ, मेरे पीछे कुछ बहुत बुरे लोग पड़े हुए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। ये सारे के सारे लोग अपना अपना एक ड्रामा इनके सामने कर रहे होते हैं ताकि ये उनके करीब जाकर उन्हें मार सके, जो कि चिन्मू की एक इन सब को मारने का प्लान होता है। जब वो लोग उस सेल की तरफ देख ही रहे होते हैं कि तभी चिन्मू एंड वो घमंडी सीनियर भी दारू के बड़े बड़े मटके लेकर उनके पास आ जाते हैं। जब वो उनके पूरे करीब आ जाते हैं तो वो जल्द से जल्द अपने स्पीड को यूज करते हुए वहाँ पर बैठे 2 हॉक्शन सेक्ट वालों को मार देते हैं। अब शुरू हो जाता है मौत का नंगा लॉन्च। मॉन्क भी अपने पंच के साथ 30 हॉक्शन सेक्ट वालों को मार देता है। सेंट अपने धागों को यूज करते हुए चौथे को मार देती है।
वो उल्फ और उसके साथी दोनों एक एक बंदे को मार देते हैं, जिससे टोटल 6 हॉक्स इंसेक्ट वाले मारे जाते हैं। जब आधे से ज्यादा उनके लोग मारे जाते हैं तो वो रिचुअल परफॉर्म करने वाला लीडर आकर कहता है कि तुम तो बस 5 रेडियंस रेल्म के जूनियर्स हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत के हम जैसे पावरफुल के साथ तुम लड़ना चाह रहे हो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो अपने ब्रासलेट्स की पावर को समनिंग करना शुरू करता है, जिसमें से बहुत सारी बिजलियां भी आ रही होती हैं। हॉक्स इंसेक्ट वाले अपने आर्टिफैक्ट्स का भी फाइटिंग में यूज कर रहे होते हैं, जिस पर चिन्मू एंड उसके साथी एक दूसरे के साथ मिलकर उन सब को मार रहे होते हैं। तभी अपने हीरो चिन्मू की एंट्री होती है, जो उस हॉक्स इंसेक्ट वाले को मार देता है, जो वुल्फ गर्ल और उसके साथी के ऊपर भारी पड़ रहा था। अपनी फाइट टैक्टिक्स को यूज करते हुए स्पीड अटैक के साथ उसको काट देता है, जिसकी स्पीड देखकर वो वुल्फ गर्ल भी शॉक में आ जाती है। चिन्मू अपनी स्पीड के साथ और हॉक्स इंसेक्ट वालों को मार देता है। वो सेंट भी अपने धागों का यूज करते हुए फाइटिंग कर रही होती है। घमंडी सीनियर एंड मॉन्क जब उस लीडर के ऊपर अटैक करने जाते हैं तो वो लीडर अपनी बिजलियों से इन्हें दूर फेंक कर उनके ऊपर बिजलियां बरसाना शुरू करता है, जिसे देखकर तो चीलिंग ड्रैगन एंड फॉक्स दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाती हैं। उन ब्रेसलेट से निकली बिजलियों की वजह से उस सीनियर एंड मॉन्क की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। तभी चिन्मू आकर अपनी स्पीड से उसके पास से वो ब्रेसलेट्स को ही चुरा लेता है। उसके इस स्पीड को देखकर चिन्मू के साथी और वो लीडर भी शॉक में आ जाते हैं कि इसकी इतनी स्पीड कैसे है। जब वो अपना इमन आर्टिफैक्ट निकालकर चिन्मू के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी चिन्मू उसके पास से वो आर्टिफैक्ट को भी छीन लेता है और उसके हाथ पर अपनी तलवार से अटैक कर आर पार कर देता है। एक के बाद एक पंच से उसे दूर फेंकता है, जिसे वो सेंट अपने धागों से कैच कर नीचे ले आती है, जिसे वो मॉन्क अपने एक और पंच के साथ फिर से हवा में उछाल देता है। वो वुल्फ टीम भी उसके ऊपर अपना अटैक करते हैं। फाइनली वो घमंडी सीनियर आकर अपने अटैक्स के साथ उस क्लैन लीडर को बीच में से काट देता है, जिस पर उसकी वहीं मौत होती है। इन सब के कंबाइन अटैक्स और प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो सारे के सारे 13 हॉक्स इंसेक्ट वालों को, जो कि इनसे भी एक रेल्म ऊपर होते हैं, ये सिर्फ 5 लोग ही उनका सफाया कर देते हैं। जब वो कुछ सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सायरन की बजने की आवाज आती है, जिस पर मॉन्क कहता है कि लगता है हमारे साथी आ गए हैं। चिन्मू से बताता है कि ये हमारे साथी नहीं बल्कि दुश्मनों के साथी आए हैं। इसे सुनकर सबकी हालत ढीली हो जाती है। तभी वहाँ पर जनरल जाओई के बड़े बड़े जहाज आ जाते हैं। वो हॉक्स इंसेक्ट के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि उन्होंने डीमन गॉड को अभी तक समनिंग क्यों नहीं किया है। वो जल्द से जल्द उन्हें पूछताछ के लिए ऊपर बुलाता है और अपने साथियों को हुक्म देता है कि जल्द से जल्द उन सब को मेरे पास ले आओ। उसके इन बातों को सुनकर चिन्मू और उसके साथी थोड़ा डर जाते हैं। मॉन्क कहता है कि अब तो हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। चिन्मू कहता है कि जल्द से जल्द इन हॉक्स इंसेक्ट वालों के कपड़े उतारो, जिस पर उसके साथी बहुत ही अजीब रिएक्शन देते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जनरल जाओई दूर से उस बाटल को देख रहा होता है, जिसके अंदर वो डीमन गॉड लेग्यो आर्मी बेस के गेट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी एक सिपाही आकर उसे बताता है कि हम हॉक्स इंसेक्ट वालों को ढूंढ लाए हैं। वो उन्हें पूछता है और कहता है कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तो 2 डिवाइन गॉड्स और 3 आर्मीज मिलकर लेजो आर्मी कैंप के ऊपर अटैक करने वाली थी, तो तुम्हारा और एक डेमन गॉड कहाँ पर है। दिखाया जाता है कि वो हॉक्स इंसेक्ट के अंदर और कोई नहीं बल्कि चिन्मू और उसके साथी होते हैं। वो मोटे मॉन्क के ऊपर तो बाल न होने की वजह से कैप सही ढंग से नहीं बैठ रही होती, जिसे वो हर बार एडजस्ट कर रहा होता है।
चिन्मू आगे आकर कहता है कि जनरल हमें माफ कर देना, हम तो रिचुअल परफॉर्म ही कर रहे थे, बट तभी इंपीरियल कॉलेज के कुछ लोग आकर हमारे ऊपर अटैक किए और हमारे रिमेनिंग भाई बहनों को बुरी तरह से मार दिए हैं। इसीलिए हम और एक डीमन गॉड को समन नहीं कर पाए। कहते हुए वो अपने साथियों को इशारा करता है, जिससे उसके साथी उसका इशारा समझकर एक्टिंग करना शुरू करते हैं। वो जनरल जॉई कहता है कि मुझे तुम लोगों ने मिलिट्री कसम खाई थी कि तुम्हारे तरफ से 2 डीमन गॉड्स को अटैक के अंदर शामिल करोगे, बट तुम्हारी वजह से हमारा ये प्लान सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो कानून के हिसाब से अब तुम्हें मौत की सजा देना ही होगा। कहते हुए वो चिन्मू के गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। जहाज पर रिमेनिंग आर्मी भी आकर चिन्मू एंड उसके साथियों को घेरना शुरू कर देती है। उसके इन हरकत को देखकर चिन्मू आगे आकर कहता है कि हम अब भी डीमन गॉड को समन कर सकते हैं। कहते हुए वो अपने पास का डीमन आर्टिफैक्ट्स बाहर निकालता है। जनरल उनको देखकर कहता है कि तुम तो बस 5 ही लोग हो और वो भी रेडियंस रेल्म के। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को इतनी जल्दी मान जाऊंगा? अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी चिन्मू अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए उस डीमन आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हर तरफ नकारात्मक ऊर्जा फैलना शुरू हो जाती है। बिजलियां बरसना शुरू होती हैं और उनके पास जो वो डीमन गॉड का स्टैचू होता है उसकी भी आंखें ग्लो होना शुरू होती हैं। ये देखकर जनरल जाओई ही नहीं बल्कि चिन्मू के साथी भी हैरान हो जाते हैं। उसके इस रिचुअल को देखकर जनरल भी ये मान जाता है कि ये डीमन गॉड्स को अभी भी समन करते हैं। वो अपने साथियों को तलवार नीचे करने का आदेश देता है। वो जंग के बारे में बताते हुए कहता है कि बहुत सालों से तुम्हारे सेक्ट को लोगों ने कमजोर समझा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं है, बट हर बार जंग के अंदर कमजोर ही बहुत ही आउटशाइन कर देते हैं और अच्छे पावरफुल लोगों की धूल चटा देते हैं। और तुम्हारे इन डीमन गॉड्स को समन करने के रिचुअल्स तो बस ऐसे जंग के मौकों में ही यूज कर हो सकते हैं। जब दुनिया के अंदर शांति बरकरार हो जाएगी तो तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें इज्जत के साथ अपने इस प्लान में शामिल किया है। उसके इन बातों को सुनकर चिन्मू को उनका प्लान पूरा समझ में आ जाता है, क्योंकि हॉशन सेक्ट वालों के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, बट अपने मैजिक की वजह से अगर अपने तलिस्मान से सोल पुलिंग और घोस्ट कमांड टेक्निक्स जो कि बहुत ही मामूली मालूम होते हैं, अगर फाइट्स में यूज किए तो उनसे समन किए गए डीमन गॉड्स बहुत सारे सोल्जर्स को जख्मी कर देते हैं। इसीलिए तो इन्होंने हॉशन सेक्ट वालों के साथ हाथ मिलाया है ताकि पूरे के पूरे ल्यूजिया आर्मी कैंप के ऊपर इनका कब्जा हो जाए। जनरल कहता है कि चलो मैं तुम्हें पकड़ देता हूँ, जल्द से जल्द अपने डीमन गॉड को समन करने का रिचुअल शुरू करो। इस पर चिन्मू उसका शुक्रिया अदा कर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि वही स्नेक मैन होता है जिससे पहले भी एक बार चिन्मू के साथ फाइट की थी और चिन्मू उसे बचते बचाते भाग निकला था। अब वो फिर से एक आर्मी को लीड करते हुए जनरल के पद पर आया हुआ होता है और वो भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ होता है। वो आते ही इन सब को देखता है, तभी उसे चिन्मू का चेहरा कुछ जाना पहचाना मालूम होता है। उसका फेस तो पूरा कपड़े से ढका हुआ होता है, बट वो उसकी आंखों को देखते हुए उसे पूछता है कि मुझे तो तुम्हें कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, क्या हम पहले भी मिले हैं? जिस पर चिन्मू उसे कहता है कि जब मैं और मेरे मास्टर ड्रैगन टेमिंग गेट के पास आए थे तो हम बहुत दूर से तुम्हें देखा था। वो उसकी चापलूसी करते हुए और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप जैसे जनरल की इतनी तेज निगाहें हैं जो मुझे उतनी दूर से देखकर अभी भी याद रखे हैं। तब वो
वो चिन्मू की इस बातों को सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और जनरल जाओई से पूछता है कि जनरल, इन लोगों को मेरे साथ तियानबो सिटी भेज दीजिए। जिस पर वो जनरल उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ और प्लान है। वो उसे जवाब देता है कि मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि इंपीरियल परसेप्टर की एक और आर्मी की छोटी टुकड़ी तियानबो सिटी के अंदर आई है। वो जनरल जाओई कहता है कि उसका बहुत ही अच्छा प्लान है। वो हमें फाइट के अंदर बिजी देखकर हमारे तियानबो सिटी के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। वो जनरल लॉन्ग कहता है कि इसीलिए तो हमें तियानबो सिटी जाकर एक डीमन गॉड को समन करना होगा और उसके साथ फाइट करना ही होगा। वो चिन्मू और उसके साथियों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम एक डीमन गॉड को समन नहीं कर पाए, तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जनरल जाओइंग भी उसके बातों को मानकर चिन्मू एंड उसके साथियों को उसके साथ भेज देता है और अपनी आर्मी को लेजो कैंप की तरफ लेकर रवाना हो जाता है। लेजो आर्मी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सिट्रिस चोयान निमीज का डटकर मुकाबला कर रही होती है। तभी एक सोल्जर आकर उसे इन्फॉर्म देता है कि इमोर्टल सेक्ट और 9 अदर गेट्स वाले हमारे ऊपर एक साथ हमला कर रहे हैं। एक और सोल्जर आकर उसे रिपोर्ट देता है कि डीमन गॉड और जनरल जाओई की आर्मी भी हमारे कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखी गई है। जनरल जाओइंग आकर उसे बोल रहा होता है कि जनरल चाओयान, तुम इतना क्यों लड़ रही हो? हम सब तो एक ही नाव के अंदर सवार हैं। हम सबको इंपीरियल परसेप्टर ने फाइट के अंदर हरा दिया है और हमें उसके सामने झुकने पर मजबूर किया था। अब हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। हम इस मौके का फायदा उठाकर अपने अपने शहरों को उनसे वापस छीन लेंगे। क्या तुम मौके का फायदा उठाकर बगावत नहीं करोगी? जिस पर वो उसका जवाब देते हुए कहती है कि प्रिंस जाओयांग, हम दोनों एक ही नाव के अंदर सवार नहीं हैं। तुम्हें तो इंपीरियल परसेप्टर ने हरा कर तुम्हें सरेंडर करने के ऊपर मजबूर किया था, बट हम याओयान किंगडम वाले तो अपने मर्जी से उनके सामने सरेंडर हो गए थे, क्योंकि हम युद्ध कर कर अपने लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए हम दोनों का रास्ता बहुत ही अलग है। हम कभी भी एक नहीं हो सकते। जनरल याओयान कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारे लोगों के साथ ही मार देते हैं। उसके इन धमकी भरी बातों को सुनकर सिस्टर याओयान को भी थोड़ा डर महसूस होता है। अभी सीन शिफ्ट होता है एंड इंपीरियल किंगडम का दिखाया जाता है, जिसके अंदर इंपीरियल परसेप्टर जनरल याओयान को बुलाने के लिए एक सिपाही के हाथ भेज देता है। एक और मोटा जनरल उसके बातों को सुनकर कहता है कि राजकुमार जाओई और कुनई किंगडम वाले तो पहले से ही बगावत कर चुके हैं और तुम प्रिंस चाओयान, जो कि हमारे सामने सरेंडर किए गए युयान किंगडम का राजकुमार है, तुम उसे व्हाइट टाइगर आर्मी की कमान दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो भी इस पावरफुल आर्मी को लेकर हमारे साथ बगावत करेगा? अगर सोचो कि वो अपनी बहन से जाकर मिलकर हमारे आर्मियों के ऊपर अंदर से ही अटैक किया तो हमें कितना नुकसान होगा। इंपीरियल परसेप्टर भी उनके इस बातों को सुनकर थोड़ा सीरियस में आ जाता है। तभी प्रिंस चाओयान वहाँ पर आ जाता है। वो उसे लेजो आर्मी का मेन अधिकारी बताते हुए कहता है कि अब लेजो बेस तुम्हारे हाथों में है, जाओ और उसकी रक्षा करो। वो प्रिंस वहाँ से एक बहुत बड़ी मैसिव टाइगर फौज को लेकर रवाना हो जाता है। वो मोटा जनरल तो टेंशन में आ जाता है कि तुम उन लोगों के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो जो हमारे सामने झुके हुए हैं। अगर तुम गलत साबित हो गए और वो हमारे साथ बगावत किए तो क्या अंजाम होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और तियानबो सिटी का दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो स्नेक मैन ने बड़े से स्नेक के ऊपर सवार करते हुए आ जाता है। आते ही अपने सेक्रेटरी से खबर पूछता है। एक सिपाही उसे बताता है कि व्हाइट टाइगर आर्मी सिटी से रवाना हो चुकी है एंड वो जल्द से जल्द
लिएजो बेस की तरफ आ रही है। उनके बातों को सुनकर चिन्मो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जनरल योयान है, जो कि सिस्टर चोयू को बचाने के लिए आ रहे हैं। वो स्नेक मैन कहता है कि इंपीरियल परसेप्टर की आर्मी अब बिखर गई है, यही सही मौका है उनके ऊपर अटैक करने का। अब वो बहुत ही कमजोर हैं। वो चिन्मू को पूछता है कि तुम्हें कुछ सामान की जरूरत है, जिस पर चिन्मू उसे बताते हुए कहता है कि हमें एक हड्डियों का बना स्टेज चाहिए होगा जो 12x12 का होना चाहिए और इसके चारों तरफ इंसानों के खोपड़ियां रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इतनी हड्डियां नहीं हैं तो जल्द से जल्द कुछ इंसानों को मारकर हमारे लिए वो स्टेज तैयार किए। उसके इन बातों को सुनकर वो स्नेक मैन मुस्कुराता है, उसे उन हड्डियों से बने हुए स्टेज की तरफ ले आता है और कहता है कि जल्द से जल्द इस मंच को यूज कर मन गॉड को समन करो और मुझे निराश करने की सोचना भी मत। चिन्मू से बताता है कि हम रिचुअल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं और हमें नहीं चाहते कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। बट तभी उसकी बातों को काटते हुए वो स्नेक मैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कोई भी इन्हें डिस्टर्ब मत करो, बट चारों तरफ से इनके ऊपर नजर रखो। ये कहते ही चारों तरफ से सिपाही आकर उनके ऊपर नजर रखना शुरू करते हैं। टकला मॉन्क कहता है कि मुझे तो सुनने में आया है कि ये ड्रैगन टेमिंग गेट का यंग मास्टर बहुत ही खून का प्यासा है और वो लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों के अंदर इंटरेस्टेड है। क्या ये सच में सही है? जिस पर वो फॉक्स आकर उसे कहती है कि वो कुछ भी होने दो, बट वो तुम्हारे ऊपर तो फिदा नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिन्मो अपने पावर्स को यूज करते हुए आसपास के जगह को स्कैन करता है ताकि ये देख सके कि कौन कौन कहाँ पर मौजूद है। उसके साथी आकर उसे पूछते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, जिस पर वो बताता है कि रिचुअल कर हमें जल्द से जल्द डीमन गॉड को समन करना ही होगा। वो मोटा मॉन्क आकर उसे बताता है कि बट हमें तो हॉक्शन सेक्ट के समनिंग टेक्निक नहीं आती, अब हम कैसे समन करेंगे? जिस पर चिन्मू कहता है कि मुझे आता है, जिसकी बातों को सुनकर उसके साथी शॉक में आ जाते हैं। चिन्मू अपने साथियों को बताता है कि कुछ भी हो जाए तब मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम मेरे साथ मेरे जैसे स्टेप्स को फॉलो करना। सीन शिफ्ट होता है और लीजो आर्मी कैंप का दिखाया जाता है, जिसमें एक सिपाही आकर सिस्टर चौयान को बताता है कि साउथ आउटपोस्ट को 9 नेदर वालों ने डिस्ट्रॉय किया है। एक और आकर बताया है कि नॉर्थ पर भी कॉर्प्स इमोर्टल सेक्ट वालों ने कब्जा किया है। तभी वो डीमन गॉड एक पावरफुल पंच के साथ उनके ऊपर लगाई हुई शील्ड को तोड़ देता है। एक और सोल्जर आकर बताता है कि जनरल जाओई की आर्मी भी हमारे दीवारों को तोड़कर अंदर आना शुरू की है। अब हमारा कैंप बहुत देर तक इन एनिमीज को रोककर नहीं रख सकता। वो डीमन गॉड अपने बड़े बड़े पैरों के साथ वहां पर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ना शुरू करता है। जब वो सिस्टर चॉयन के ऊपर अटैक करने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी आसमान के अंदर एक सूरज बनना शुरू होता है। उसमें से बहुत सारे तलवार निकलकर उस डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। इस फॉर्मेशन को देखकर चौयान समझ में आती है और वो कहती है कि भाई तुम आ ही गए, और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि जल्द से जल्द व्हाइट टाइगर आर्मी का सपोर्ट करो। जनरल जाओई के पास भी एक सोल्जर आकर रिपोर्ट करता है कि व्हाइट टाइगर आर्मी आ गई है, जिसका कमांडर चौयान कर रहा है। जनरल कहता है कि क्या ये सच में भाई बहन मिलकर इंपीरियल परसेप्टर के इतने लॉयल बन चुके हैं? एक और सिपाही आकर उसे बताता है कि हॉशंग सेक्ट के एल्डर आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो आकर माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे सेक्ट वालों ने इस मिशन को नाकाम नहीं किया है। हमने एक डीमन गॉड को समन किया था, एक और डीमन गॉड्स को हमारे स्टूडेंट समन करने वाले थे, बट उनका किसी ने मर्डर किया है। जांच के बाद हमें मालूम हुआ कि वो लोग इंपीरियल कॉलेज के लोग थे।
उन्होंने हमारे कपड़े और हमारे तलिस्मान को भी चुराया है। हम चाहते हैं कि जनरल आप हमारा बदला ले। तभी जनरल को वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह वो स्नेक मैन चिन्मू को पहचानने की बात करने लगा था। वो जल्द से जल्द अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस एल्डर को लेकर त्यानबू सिटी को चले जाओ। दूसरी तरफ त्यानबू सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हॉचैन और उसके साथी वो रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए उस हड्डियों से बने मंच के ऊपर जा रहे होते हैं। वो सेंट चिन्मू से पूछती है कि हॉस्टन सेट वालों ने तो 13 लोगों को भेजा था, बट यहाँ पर तो बस तुम अकेले ही इस रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम कामयाब हो जाओगे? वो उनके तरफ कुछ बोतल फेंकता है और कहता है कि ये मेरी बेहोश करने की दवा और उसकी एंटीडोट मौजूद है। तुम जल्द से जल्द इसके एंटीडोट को खा लो और इस धुएं को यहाँ पर फैला दो ताकि भी गार्ड्स हमारे ऊपर नजर रखे हैं वो सब बेहोश हो जाए। उसके इन बातों को सुनकर वो सारे लोग एंटीडोट खा लेते हैं। वो बुक को पढ़ना शुरू करता है और अपने साथियों को कहता है कि जैसे जैसे मैं करूं तुम्हें भी वैसा ही करना होगा ताकि कोई भी हमारे ऊपर शक न करे। वो मंत्र पढ़ते हुए एक्शंस करना शुरू करता है जिसे उसके साथी भी उसके जैसे ही कर रहे होते हैं। वो सब भी वही मंत्र पढ़ रहे होते हैं जो कि हॉशैंग सेट वाले उस डीमन गॉड के मनिंग रिचुअल में पढ़ रहे थे। चिन्मू अपने पावर से वो सारे तलिस्मान्स को उस डीमन गॉड के स्टैचूज के आसपास भेजकर उसे सराउंड कर देता है और उसमें से एक पावरफुल एनर्जी वेव फैलना शुरू हो जाती है और बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी उस स्टैचू के अंदर आना शुरू हो जाती है। चिन्मू की इस पावर को देखकर वो सीनियर भी उससे ईर्ष्या करना शुरू करता है कि क्या तुम्हें ये भी टेक्निक्स आती है। चिन्मू एंड उसके साथी अंदर रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं जिन्हें स्नेक आदमी बाहर से गार्ड कर रहा होता है। तभी उसके पास वो शैनसेट के एल्डर आते हैं एंड वो कहते हैं कि मास्टर जो लोग अंदर रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे सेट से नहीं बल्कि याकांग के कुछ बहरूपीय हैं। तुम्हें जल्द से जल्द इस रिचुअल को रोकना ही होगा, ना बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी वो सारे अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उन समनिंग रिचुअल को रोको और उन बहरूपियों को पकड़ लो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि क्या चिन्मू डीमन गॉड को समन कर पाएगा। उससे पहले ही वो स्नेक मैन आकर उसे रोक लेगा और लिग्जू आर्मी कैंप के ऊपर दुश्मनों के हमले का क्या अंजाम होगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।